जय हिंद साथियों, आप लोग का अपना YouTube चैनल मार्जिन में आप सभी को दिल खुलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का 2026 के लिए कतई जहर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सीधे बोर्ड के पेपर में छपेगा, प्रहार करेगा। ठीक है, आप लोग पूरी शिद्दत के साथ बने रहेंगे। इसमें मैं 40 प्रश्नों का चर्चा करूंगा, जो सीधे बोर्ड में 20 से 25 प्रश्न सीधे छप जाएंगे। आप लोग भरोसे और उम्मीद के साथ इस वीडियो को देखिए। हर क्वेश्चन को पूरे विस्तार पूर्वक बताने के कथक प्रयास की जाएगी। कहा जाता है ना कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, इन न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एकदम शिद्दत के साथ लगे रहिए, एकदम मेहनत करेंगे तो जो मंजिल के लिए आप जिस मंजिल के खोज में पड़े हुए हैं, जिस भी मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी बहुत ज्यादा आएगा। एकदम मेहनत में लग रही है। ठीक है, पहला प्रश्न जानेंगे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1804 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1804 में। और उसी 1804 में नेपोलियन देखा जाए तो अपना गद्दी पर बैठता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था, याद रखेंगे। नेपोलियन कोड भी 1804 में बना था, ये भी बात याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेपोलियन संहिता क्या था? तो नेपोलियन संहिता में जो राजतंत्र का उल्लेख था उसको खत्म किया गया था और नागरिक संहिता को लाया गया था। इसी सबसे बड़ा पहलू था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे, याद रखेंगे। गैरीबाल्डी जिनका योगदान इटली के एकीकरण में अहम रहा, और इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी को तिलवार कहा गया था, क्योंकि इन्होंने लाल कुर्ती जो संगठन बनाया था उसका मिठवा यही थे, गैरीबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिगेल कौन था? तो हिगेल देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर जो जर्मनी का था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? तो 5 मई 1818 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया में है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, जो हिंदू का मंदिर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर, याद रखेंगे, जो विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। अंकुर वाट का मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर। अगला प्रश्न है, और कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? नेमपे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। ठीक है, और ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, और आत्मीय समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और एक क्वेश्चन और यहाँ से छप जाते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में, महाराष्ट्र यानी मुंबई में। और यहाँ पे एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था, याद रखेंगे, आर्य समाज के स्थापना करते स्वरूप। अगला प्रश्न है 7 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्टार लगा लेंगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार देखा जाए तो 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 में हुआ था। किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, याद रखेंगे। हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताना चाहूंगा, अब ध्यान पूर्वक सुनने का कथक प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे, हेम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने 1815 में किया था। और पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड काइटराइट ने किया था 1785 में। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने 1769 में किया था, याद रखेंगे। और फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था 1773 में। एकदम बिहार बोर्ड में छपेगा प्रश्न, याद रखेंगे। और स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1789 में किया था। इस सीधे पेपर में छपने की संभावना रहेगी। आप पूरे शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखते रहेंगे। अगला प्रश्न है,
सिख के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो स्टार लगे 1666 में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो क्या गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के देखा जाए तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कहाँ से? पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो कहेगा पूर्वी क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश कहेगा तो पूर्वी क्षेत्र और बिहार कहेगा तो पश्चिमी क्षेत्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनती है कि गिरमिटिया मजदूर क्या था? देखिए गिरमिटिया मजदूर को अनुबंधित मजदूर कहा जाता है। याद रखेंगे ये औपनिवेशिक देशों के एक ऐसे श्रमिक थे जिन्हें एक निश्चित समझौता के द्वारा इनको निश्चित समय के लिए शासित क्षेत्रों में लेकर जाया जाता था और इनसे काम करवाया जाता था। और गन्ना की खेती में इनसे काम लिया जाता था। नकदी फसलों से इनको मतलब काम लिया जाता था और इनके साथ शोषण किया जाता था। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जमैका, फिजी, आपके मॉरिशस देशों में इनको लेकर जाया जाता था और इनके पास पैसा नहीं होता था कि ये वापस उधर से आ पाए। और हद तो तब होता था कि इनके साथ शोषण भी होता था और इनके परिवारों के साथ भी शोषण होता था। ये चाह के भी नहीं आ पाते थे। इस मजदूर को गिरमिटिया मजदूर या अनुबंधित मजदूर कहा जाता है। याद रखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होगा सर जी। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र बिहार के। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो याद रखेंगे बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग का पहला पुस्तक का नाम था बाइबिल, जिन्होंने छपाई की थी। और गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये भी याद रखेंगे, बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो अलगाववाद। अलगाववाद एक ऐसा चीज़ होता है कि आपको तोड़ने का कार्य करता है। क्षेत्र का कुपरिणाम होता है, अच्छा परिणाम नहीं होता। आपके परिवार में जब सब लोग एक रहते हैं तो अच्छा लगता है, वही जब लोग अलग होते हैं तो परिणाम उसका खराब आने लगता है। सब लोगों के मन में अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार परिवार के पतन का कारण बन जाता है अलगाववाद। अगला प्रश्न है 12 नंबर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा एकरी शासन व्यवस्था। जो संघ राज्य की विशेषता, संघ के मतलब होता है दो लोगों की शासन होना चाहिए। संघ में दो व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, उसको संघ कहा जाता है। और यहाँ पे बता रहा है कि नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? एकरी शासन व्यवस्था। एकरी शासन व्यवस्था में एक आदमी का शासन होता है, एक आदमी एक सरकार का शासन होता है। इसमें दोहरी सरकार नहीं होती है और संघ सरकार में दोहरी सरकार होती है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, संविधान के अनुसार भारत एक है तो संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। किसका है भैया? राज्यों का संघ है। स्टार लगा लेना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होगा। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, याद रखेंगे। और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को बनकर यह तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50%। याद रखेंगे, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से। याद रखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होगा। और उसको 3 हिस्सा में बांटा गया था, एक ग्रामीण स्तर, एक प्रखंड स्तर, एक जिला स्तर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन का संबंध था पेड़ बचाने से या पेड़ के काटने को रोकने से। याद रखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होगा। और चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो 1972 में हुआ था। याद रखें कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे, चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 की जब बात आती है तो बड़ा दुख महसूस होता है कि देश के अंदर यानी संविधान की हत्या की गई थी। संविधान की हत्या की जाती है कि देश के अंदर आपातकाल लागू कर दी जाती है। और आपातकाल के मतलब आप समझते होंगे कि जब सरकार के हक में सरकार जो होती है अपने आप के तौर पे मतलब विसमर्थ जताती है कि मैं देश को नहीं चला सकती हूँ, मेरा हालात ख़राब चल रहा है, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा उस देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है प्रधानमंत्री को कहने पर। बड़ा अजीब फील होता है। और इंदिरा गांधी की सरकार में ऐसा ही हुई थी, जो एक बहुत बड़ा दुखद घटना था। 1975 में हुआ था आपातकाल लागू। 17 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष होते हैं, एक अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष उस लोकतंत्र को कहा जाता है इसमें सरकार की चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं की जाती है।
हाँ, सीधे हम लोग जनता के द्वारा सरकार के चुनाव नहीं करते हैं। और मुख्यमंत्री को मुझे चुनना है तो पहले हमें विधायक को चुनना होता है, एमएलए को चुनना होता है, और प्रधानमंत्री को चुनना है तो पहले हमें एमपी यानी संसद को चुनना होता है, तब जाकर सरकार बनती है। जबकि प्रत्यक्ष में क्या होता है कि इसमें सरकार का चुनाव सीधे की जाती है। इसलिए हम आमतौर पे कह सकते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के मतलब अब तो जानते ही होंगे कि इसमें जनता और जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होती है, जो इसका कथन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो स्टार लगा लेंगे। लिच्छवी गणतंत्र बिहार में, आपके बिहार के वैशाली जिला के नाम सुने होंगे। ये दुनिया का पहला क्षेत्र है जहाँ पे सबसे पहले लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना की गई थी। बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा, बिहार के वैशाली जिला में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? 19 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, याद रखेंगे। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। याद रखेंगे, तीनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सेवा क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार आते हैं, और कृषि क्षेत्र में खनन संबंधित हर चीज आती है, सिंचाई, उचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन। और औद्योगिक क्षेत्र में आपके बड़े बड़े कंपनियां आती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये साहब थे एपीजे अब्दुल कलाम। बड़ा प्यारा बंदा था ये। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि बिहार के बिना भारत का विकास कतई संभव नहीं है। सही बात है कि बिहार भी एक भारत का राज्य है, और राज्य क्यों ना पिछड़ा राज्य है, लेकिन है। इसीलिए बिहार के विकास करने भारत के विकास करने के लिए बिहार का विकास हर हद तक संभव है, तब जाकर आपका भारत का विकास हो सकता है। याद रखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि आपके एक बाबूजी के दो लड़का है तो दोनों बेटा अच्छा है तो बाबूजी की बड़ाई होगी। तो एक बेटा सर्विस कर रहा है और एक बेटा चोर है तो बाबूजी की बड़ाई नहीं हो सकती, उनका विकास कतई नहीं हो सकता। वो चोर जो बेटा है ना, वो विकास को रोकने का काम करेगा। यही हाल है बिहार में, भारत को विकास को रोकने का काम बिहार कर देता है। इसलिए बिहार को आगे बढ़ाना सख्त जरूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत का मिसाइल मैन कहे जाते हैं, याद रखेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक की बात कही जाती है तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है तो राज्य है गोवा का है। किसका है? गोवा का है। और बिहार की बात कही जाए तो पटना आ जाएगा, और कम की बात कही जाए तो शिवहर हो जाएगा, और सर्वाधिक कराए तो गोवा होगा, और कम कहेगा तो हरियाणा होगा। ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न आएगा, इसका आंसर क्या होगा? गोवा होगा भैया। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जामा। ये आधुनिक रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं का उदाहरण है? मैंने बताया था कि दो प्रकार के, एक गैर संस्थागत होता है, एक संस्थागत होता है। तो संस्थागत में क्या होता है और गैर में क्या होता है? गैर में होता है सेठकार, साहूकार, रिश्तेदार और पहुना होते हैं, और या रिश्तेदार होते हैं, या सेठकार, साहूकार, या महाजन होते हैं। लेकिन संस्थागत की बात आती है तो इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या नाबार्ड बैंक आते हैं। तो इसका ऑप्शन टिक लगा लेंगे, ऑप्शन डी होगा, सीधे पेपर में छपने वाली प्रश्न होगी। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? तो आप ये जानते ही होंगे कि कौन सी सेवा सरकारी सेवा है। तो ये तो ऑप्शन शिक्षा सेवा सरकारी सेवा के अंतर्गत आता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर जी सरकारी सेवा का बैंकिंग सेवा नहीं होता है क्या? यातायात नहीं होता है क्या? होता है। स्वास्थ्य नहीं होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में डी में सभी नहीं दिया गया है, इसलिए मैं इसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ। इसका ऑप्शन ए मार देंगे, शिक्षा सेवा सरकारी सेवा का सबसे बड़ा पहलू होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो स्टार लगा लेना। विश्वीकरण के 5 अंग होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर विश्वीकरण क्या होती है? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ने का कार्य की जाती है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। इसको भारत सरकार के द्वारा 1991 में अपनाई गई थी ये वैश्वीकरण की नीति। अगला क्वेश्चन के साथ 3 थे, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, और एक संघ में शामिल किया जिसका नाम था भूमंडलीकरण, जिसका शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था।
26 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? तो भैया स्टार लगा लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा हॉलमार्क। स्वर्ण भूषण यानी सोना चांदी जो चाची लोग जाकर दुकानवा पे कीनत है, वो दुकानवा पर जाके देखे के पड़ेला कि सोनवा पर मार्क कौन लागल बा। इस सोनवा तो डुप्लीकेट न तना ह, तांबा से तो नहीं बनल। कई तरह के बातें आएला हुआ, तो इस तौर पे आंसर हो जाए हॉलमार्क। याद रखेंगे स्वर्ण, जहाँ सोना की बात आई वहाँ सीधे आंख बंद कैला के ना आंख खोल के काम कैला काम बा कि हॉलमार्क आंसर होई। ठीक बा ना, एक मार्क आवई खाए वाला सामान पर। ठीक बा नू। अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो एक बात याद रखें, बहुत मस्त बंदा, इसका नाम था जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते। इसका मतलब यह होता है कि जब तक पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं आप उसका यूज जब तक यूज नहीं करते तब तक वो आपका संसाधन नहीं है। ये बात याद रखें। क्वेश्चन नंबर 28 जानेंगे, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आप पंडित जी के नाम सुनोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बांध को भारत आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। याद रखेंगे, जब देश के प्रधानमंत्री प्रथम देश के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने देश के प्रधानमंत्री बना था तो देश के हालात खराब था। उस देश की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने नदी घाटी परियोजना को लेकर आया और उसमें बांध को सबसे बड़ा पहलू माना गया, ताकि उनको पता था कि एग्रीकल्चर यानी नदी बांध पे ही डिपेंड है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? याद रखें भैया, कोसी ये ऐसा एक नदी है कि बिहार का आफत नदी या विपत नदी कहा जाता है, जो नेपाल से प्रवाहित होकर भारत में एंट्री कर जाती है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत के किस राज्य में सुपानी यानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड स्टार लगा लेंगे। या सीढ़ीनुमा खेती का संबंध किससे है? तो पर्वतीय इलाका से भी है, ये भी बात याद रखेंगे, या उत्तराखंड भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्न में से किससे खरीफ फसल है? खरीफ फसल समझते होंगे कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहा जाता है, और खरीफ फसल में आपका धान सबसे प्रमुख फसल होता है और संगे संगे मक्का भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। झूठा, चावल भी होता है और कपास भी होता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चावल यानी धान ना बुझला। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी स्थान है? तो मुंबई के नाम सुनोगे, मुंबई सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कही जाती है, और मुंबई में भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना 1854 में किया गया था। स्टार लगा लेंगे, बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा। और मुंबई भारत का आर्थिक या वित्तीय राजधानी भी है, ये भी बात याद रखेंगे। सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है, यानी का मुख्यालय मुंबई है। 33 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकता उपचार करना चाहिए? तो ये बात याद रखेंगे, ठंडा पानी डालना चाहिए। कौन सा पानी? ठंडा पानी डालना चाहिए। और 33 का आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है जो मानव के द्वारा नहीं होता है? अब देखा जाए इनमें से सांप्रदायिक दंगा मानव के द्वारा ही होता है, आतंकवाद मानव द्वारा ही होता है, और रेल दुर्घटना मानव के ही द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मानवीय आपदा क्या होता है थोड़ा सा जानेंगे। मानवीय आपदा उस आपदा को कहा जाता है जो मानव द्वारा उत्पन्न होता है, उसे मानवीय आपदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुखाड़ का कारण क्या है? तो सुखाड़ के कारण देखा जाए तो मिट्टी की नमी का अभाव में सुखाड़ की स्थिति दिखाई देती है। जब देखते हैं कि मिट्टी सूखने लगता है, धूल उड़ने लगती है, तो अब लगता है कि सुखाड़ आइए गइल का दू भैया। तीसरे ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 35 के बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानेंगे 36 नंबर, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो यह बात याद रखेंगे, बाढ़ का प्रमुख कारण हो सकता है ऑप्शन डी सभी, यानी जल की अधिक होना, या वर्षा का अधिक होना, या नदी तल के मालवे का निक्षेपण होना, ये बाढ़ का रूप ले लेता है। और बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बाढ़ का देश पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका या भारत को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन में से एक कोई बताएंगे आप कमेंट में। अगला प्रश्न जानेंगे 37 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो आप सुनामी के नाम सुनोगे, जो सुनामी का जन्म समुद्र से होता है। समुद्र के अंदर जो तूफानें उत्पन्न होती है, उसी तूफान के कारण जो कंपन होता है उसी को सुनामी कहा जाता है। और कंपन का वो पानी का लहर होता है उसमें, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं लहरिया कहते हैं, कि ज्वार भट्टा कहते हैं, जो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होता है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का
बी, सागर तट से दूर बनवाना चाहिए। अगला प्रश्न जानेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में स्थित है? भैया स्टार लगा लेना, ऑप्शन डी होगा इसका। भूकंपीय पेटी की बात कही जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 मैंने पेटी का चर्चा किया था डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाढ़ 39, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप कमेंट में बताएंगे कि बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है, और ये आगे जाकर क्वेश्चन छप भी गया, बाढ़ों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, 40 नंबर लास्ट प्रश्न होगा, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो एक याद रखेंगे, आंसर बड़ा प्यारा होगा, सुदूर संवेदी उपग्रह का, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग करते हैं। ये यार एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग प्लीज़ इसको देख लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपको अगला वीडियो आपकी सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर या पेश करने का कथक प्रयास करूं। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ